हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द जून मंथली करंट अफेयर्स जो आती है 2022 की। हम वो स्टार्ट करते हैं और आई विल डेफिनेटली एश्योर यू कि मैं पूरे मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाऊंगी जो भी जून से है। एक्चुअली मैंने मई की नहीं कंप्लीट करवाई क्योंकि मई की मुझे लगा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम जून, एंड जून 2022 से लेकर मैं आपकी पूरी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपकी कंप्लीट करवाऊंगी। तो जैसे भी हर 20 तारीख को ही विजन IAS की मंथली करंट अफेयर्स आती है, तो इससे पहले हम ऐसा करेंगे कि एक मंथ की जो 20 तक एक मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज मैं आपको पॉलिटी सेक्शन पढ़ाऊंगी इसमें। और अगर आपको लगता है इनसाइट की करंट अफेयर्स आपको पढ़ाना है, इनसाइट भी आप पढ़ना चाहते हैं, इनसाइट के मेंस या प्रीलिम्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे रिकमेंड करिए तो मैं वो भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो आई विल स्टार्ट 2 करंट अफेयर्स टुगेदर। इफ़ यू टेल मी आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। अगर आप नहीं बोलते हो तो देन आई विल कंटिन्यू विद द विजन IAS ओनली। ओके, सो जून 2022 की फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो टॉपिक है दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमने PT 365 में भी पढ़ा है। क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी, क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने की देखा है कि जो RTI जो फाइल होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो भी RTI मतलब फाइल होती है, वो जो है पेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हुई है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा RTI फाइल होती थी बट उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाता था, तो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी डिस्पोजल जो केसेस होते थे वो बहुत ज़्यादा राइज मतलब बहुत कम होते थे। बट अभी क्या है कि RTI की जो पेंडेंसी के केसेस हैं, अभी हमने उसके कारण हमारा जो है CIC ने अचीव किया है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है पेंडेंसी केसेस में। और हमारा जो डिस्पोजल है केसेस का, RTI जो भी अपील्स आती थी उसके डिस्पोजल जो मतलब वर्डिक्ट है वो बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं, मतलब एनहांस हो गया है हमारा जो भी हमारा RTI फाइल करते थे उनका। ठीक है, तो मतलब जो भी पेंडेंसी थी वो डिक्रीज हो गई है। दैट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ दिस न्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम RTI एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो RTI का जेनेसिस अगर बात करें तो 1986 में स्टार्ट हुआ था, जो कि मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो भी आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है उसमें RTI भी आता है। बिना इन्फॉर्मेशन के आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन फुली जो है सिटीजन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। तो दैट इज़ RTI। फिर उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया था, उसको रिप्लेस किया और RTI जो है RTI एक्ट बनाया गया 2005 में। उसमें उन्होंने सिटीजन्स को एम्पावर किया। तो याद रखिएगा कि RTI एक्ट सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, किसको मिलता है, सिर्फ सिटीजन ही RTI फाइल कर सकते हैं, नॉट अ फॉरेनर, नॉट एनी अदर रेसिडेंट। ओके, तो इट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि हमारी RTI फाइल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जनरली टेस्ट सीरीज में पूछते हैं कि कौन जो है RTI सिर्फ सिटीजन ही फाइल कर सकते हैं या फिर फॉरेनर्स भी फाइल कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा RTI सिर्फ सिटीजन को ही एम्पावर करता है कि वो जो है पब्लिक अथॉरिटी की जो भी वर्किंग है, जो भी हमारे चीज़ें हैं, पब्लिक अथॉरिटी जो भी करती है, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारी जुडिशरी हो गई, हमारे जो भी हो गए, तो उनको जो भी वो करते हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना वो सिर्फ सिटीजन के हाथ में, कि सिटीजन जो है RTI फाइल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। एज पर RTI एक्ट 2005 अगर बात करें तो सैलरीज जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और ICs की सेंट्रल लेवल पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके इक्विवेलेंट होती थी। तो जितनी CEC की सैलरी होती है उतनी ही CIC की सैलरी होती थी। बट RTI जो बिल आया 2019 का, उन्होंने रिमूव कर दिया कि जो भी CIC और IC की सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि वो CEC के इक्वल होगी। ओके, तो दिस इज RTI एक्ट। तो इसमें 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद करने की जरूरत है। पहला तो RTI एक्ट जो है हमारा 2005 में है। दूसरा चीज़, RTI एक्ट जो है सिर्फ सिटीजन को एम्पावर करता है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में। RTI एक्ट 2005 में क्या था कि हमारी जो सैलरी थी CIC और ICs की वो CEC के इक्वल थी। बट अभी जो है RTI जो बिल आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो CIC और ICs
की सैलरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करेगी। नाउ लेट्स कम टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब CIC क्या है? CIC सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है? अंडर द RTI एक्ट 2005 के अंदर। तो RTI एक्ट 2005 के अंदर ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो एक्ट बना है तो ऑब्वियसली क्या होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ओके तो CIC क्या है? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये RTI एक्ट के अंदर बनी है। अब ज्यूरिडिक्शन जो है कमीशन का वो एक्सटेंड होता है पूरी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन सब वो सब जो है CIC के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ है, अगर मान लीजिए आपके जुडिशरी हो गई, ठीक है, आपके NGOs हो गए, आपके कुछ भी हो गए, तो उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है आप गैदर कर सकते हैं फ्रॉम RTI एक्ट। ओके अब CIC में क्या है? तो CIC में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं। तो मतलब टोटल मेंबर कितने हैं? 11 हैं, 11 हो सकते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 11 होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो क्या होते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ये अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट आपको पता है, हर बॉडी का जो भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो इनके मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किस कमेटी की रिकमेंडेशन में? उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं आपको वो याद करने की जरूरत है। तो ज़्यादातर कमेटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरमैन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा का होना चाहिए, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। ओके तो 3 मेंबर की कमेटी में बनता है। पहली चीज़ तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होते। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन में अपॉइंट करता है? 3 मेंबर की जो कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन में अपॉइंट करता है। दैट इज प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। अब CIC जो है वो एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। मान लीजिए CIC की टर्म कंप्लीट हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि CIC जो है वो दोबारा उसी जॉब के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि दोबारा CIC बने। तो रीअपॉइंटमेंट नहीं है, याद रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं है। रीअपॉइंटमेंट का मतलब होता है उसी पोस्ट के अंदर आप अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बाय RTI एक्ट 2019 की अगर बात करें तो रूल्स ले आए गए। रूल्स में उन्होंने बोला गया कि टेन्योर जो है कमिश्नर्स का पहले कितना था? 5 ईयर्स था। अब टेन्योर जो है 2019 का जो रूल्स एक्ट आया उसमें RTI के जो भी CIC के कमिश्नर्स हैं, जो भी CIC और ICs हैं, उनका जो टेन्योर था वो 3 साल कर दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट रिमेंबर इट वेरी थॉरली। इट इज़ लाइक पहले 5 साल था और रिटायरमेंट 65 ईयर्स ऑफ एज था, बट अभी 3 ईयर्स कर दिया है। और ये क्यों किया गया है? कि चीफ इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके पास पावर रहे, वो अपनी पावर यूज करें इवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फियर ऑफ देयर जॉब्स। ओके तो ये किया गया। तो 3 ईयर्स जो है इनका टेन्योर है। अब नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द फंक्शन ऑफ CIC। अब हमने पढ़ लिया CIC का क्या होता है। अब CIC के जो फंक्शन है, CIC की पावर सेम है सिविल कोड के जैसी। ठीक है, CIC जो है वो भी सिविल कोड को जो भी पावर होती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर नहीं कर रहा है तो CIC जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो सेम पावर जो है सिविल कोड की तरह रहती है अंडर द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट। ठीक है, अब क्या क्या पावर्स रहती है? पहली तो अटेंडेंस जो है पर्सन्स की, ठीक है, कि उनको सम्मान करना, उनको एनफोर्स करना और उनको कंपेल करना कि वो ओरल और रिटन एविडेंस दे सकते हैं, ओथ और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस रिसीव करना ऑन एफिडेविट, और पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज़ जो है उसको रिक्वेस्ट करना, और समन्स करना फॉर विटनेस जो भी हैं उनको बुलाना कि आप जो है आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट ये है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे CIC के फंक्शन है। अब CIC एज द केस में भी वो रिसीव कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी पर्सन की कंप्लेंट। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ही ने फाइल किया तो हमारी ही कंप्लेंट, बल्कि वो किसी भी कंप्लेंट को इंक्वायर कर सकते हैं। अगर किसी किसी ने, मतलब जैसे RTI एक्ट के अंदर अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है तो CIC जो है उस कंप्लेंट को रिसीव करेंगे और इंक्वायर करेंगे। और दूसरी चीज़ है, हु हैज़ बीन नॉट गिवन अ रिस्पॉन्सेज टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए RTI के अंदर दिया है कि आपको 45 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, बट अगर वो टाइम लिमिट के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो फिर CIC के पास जाता है। तो CIC जो है विद इन उन सब चीज़ों को रिसीव करते हैं और इंक्वायर
करते हैं। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो उससे पहले हम ये पूछ लेते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो हमारी फंक्शनिंग, CIC की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं। पहला है ऑनलाइन पोर्टल, जो कि 24 आवर्स पोर्टल सर्विस है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे हम RTI एप्लीकेशन जो है किसी भी पार्ट ऑफ द डे में या नाइट में कभी भी अब्रॉड या कंट्री में फाइल कर सकते हैं। फिर आता है ई गवर्नेंस में ये टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया गया है कि हमारे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है उनको डेवलप करिए, जिसके कारण हमारा ई गवर्नेंस डेवलप हो। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फेडरेशन जो है वो बॉर्न हुआ था 2009 में, जो कि कोऑर्डिनेशन जो भी CIC और SIC है, मतलब SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और CIC के बीच में एक म्यूचुअल कंसल्टेशन रहे, तो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, कहाँ पे नहीं पहुँच रही है थ्रू RTI एक्ट, तो ये सब चीज़ें जो है इम्प्रूव कर सके। फिर RTI अमेंडमेंट बिल आया, जो कि स्ट्रीमलाइन किया RTI एक्ट को 2005 को। अब हम आते हैं व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो सबसे पहला है पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर रिकॉर्ड मैनेजमेंट और प्रोसीजर सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है तो उसमें डिले होगी। जो भी हम डिस्पोजल है केसेस के, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो RTI एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेसिंग है उसमें डिले होगी। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 38% ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो रिकॉर्ड जो मैनेज करते हैं सिस्टम, वो डिले होता है उनमें। फिर पेंडेंसी, दूसरी चीज़ पेंडेंसी जो है केस डिस्पोजल से ज़्यादा है, 5 टाइम्स हायर देन द केस डिस्पोजल। अगर हम बात करें तो 35,849 अपील्स जो है और कंप्लेंट्स जो है अभी पेंडिंग है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स 2019 की अगर बात करें तो न्यू रूल्स जो है, अभी हमने बताया कि 2019 रूल्स में CIC और IC की जो सैलरीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो जिसके कारण गवर्नमेंट को पूरी तरह पावर हो गई है कि वो अलाउंसेस और सर्विसेज डिसाइड करेंगे CIC, तो कहीं ना कहीं जो CIC पे जो है कंट्रोल गवर्नमेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर वैकेंसी, CIC और बहुत सारी पोस्ट जो है हमारी लास्ट 4 ईयर्स में अगर बात करें तो हमारे यहाँ वैकेंट है। और लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, RTI एक्ट के अंदर क्या होता है, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि हमारे RTI के केसेस को डिस्पोज करते हैं, बट PIOs जो है उनके पास लैक नॉलेज की इतनी कमी होती है, रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होती कि RTI एप्लीकेशन को कैसे डील करना है, इसलिए भी प्रोसेस और डिलीवरी में हमारी डिले होती है। ओके, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स को अगर आपको रिमेंबर करना है तो इसके हम टॉपिक को ख़त्म करने के बाद रिमेंबर करेंगे। फिर अब हम आते हैं अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है, हमने बात की कि पेंडेंसी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, तो हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सारे जो डॉक्यूमेंट है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स में उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा जो है बर्डन रिड्यूस होगा और फिजिकल स्टोरेज जो है हमारे डॉक्यूमेंट का वो भी रिड्यूस होगा। सेपरेट डिपार्टमेंट हर मैनेजमेंट के लिए बनाइए। दूसरी चीज़, PIOs में हमने देखा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग है, तो PIOs को इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए कि कैसे आप RTI एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी PIOs की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तीसरी चीज़ है अवेयरनेस कैसे आप टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू आप जो है कैंपेन चला सकते हैं कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, कि हमारे स्कूल करिकुलम में, ठीक है, कॉलेज में, तो आप ये बता सकते हैं कि RTI कैसे फाइल करना है, कैसे अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। फिर क्विक डिस्पोजल, ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को हमको बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण जो है हमारा डिस्पोजल जो है केसेस का वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो दीज आर द 4-5 पॉइंट्स इन वे फॉरवर्ड। तो नाउ लेट अस रिवाइज। तो सबसे पहले हमने RTI एक्ट पढ़ा, ठीक है, RTI एक्ट कब आया था, 2005 में, क्या क्या पावर्स है सिटीजन्स बस को दिया है, कैसे फाइल कर सकते हैं। फिर CIC के बारे में पढ़ा कि CIC होते हैं 10 से ज़्यादा CICs नहीं हो सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन में, कमेटी की रिकमेंडेशन में, कमेटी में कौन से मेंबर होते हैं वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि रूल्स के अंदर 3 ईयर्स कर दिया है इनका टाइम पीरियड। फंक्शन हमने पढ़ा कि उनकी पावर सिविल कोड के जैसी होती, कुछ हमने इनिशिएटिव्स पढ़े। अब इशूज़ की अगर बात करें तो इशूज़ में हमने क्या पढ़ा, पहली चीज़ है कि CIC की सीट्स जो है बहुत सारी वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट है, वैकेंसी के कारण क्या हो रहा है, डिलेज जो है केसेस में बढ़ रहे हैं। पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रिकॉर्ड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है क्योंकि मिस मैनेजमेंट है रिकॉर्ड में। फिर पेंडेंसी हमने देखा, पेंडेंसी केसेस की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग किनको, PIOs को लैक ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब उनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जैसे RTI एप्लीकेंट को वो देख सके। फिर दूसरी चीज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स जो है 2019 का, जो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर देता है कि वो कंट्रोल कर सके ICs पे, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे इशूज़। अब हमने वे
वे फॉरवर्ड में हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी। पहली तो है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमको अच्छे से करना है, जैसे कि हमारा डिले हो सके और हमारे मैनेजमेंट के हर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स जो है अलग अलग बनाने हैं। CIC और ICs जो है उनको एनहांस्ड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है PIOs को, और अवेयरनेस इंक्रीज करना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स। आई होप इट इज़ क्लियर एंड it is very helpful for you. Now let's come to judicial accountability. अब आपको पता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने खड़ा किया, ठीक है, आपको पीपल्स ने वोट किया कि आप जो है आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब आप इन पीपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन एरिया है जहाँ के कुछ लोग हैं, वो आपको इलेक्ट करके खड़ा करते हैं, ठीक है। खड़ा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अगर आप उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हो तो आप मतलब किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, बिकॉज वही आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिता रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज़ जुडिशियल? तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है कि उड़ीसा हाई कोर्ट जो है वो पहला कोर्ट बना है हमारे कंट्री का जिन्होंने एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है और उन्होंने स्टेट जुडिशरी की परफॉर्मेंस को बताया है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मैकेनिज्म, बहुत सारे रूल्स, जिसका एम है मेकिंग जजेस एंड कोर्ट personally and institutionally responsible for behaviors and decisions contrary to constitutional or legal standards। ठीक है, इसका मतलब सीधा है कि जजेस और कोर्ट को पर्सनली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल बनाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे लीगल स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो करें, ठीक है, उनके ही फेवर में डिसीजंस लें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्टैंडर्ड के फेवर में डिसीजंस नहीं हो रहा है कभी, तो जुडिशरी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे और अपना बिहेवियर और डिसीजंस जो है उन्हीं से रिलेटेड दे। तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पता है कि वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चेक्स और बैलेंसेस जो है एग्जिस्ट होते हैं एवरी ऑर्गन्स में, उनको जो है कम कर सके। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो तीनों की पावर सेपरेट होनी चाहिए। हाउएवर अगर हम बताएं तो हमारा जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है और आउटसाइड है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंटिटीज़ पे। पर कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा जुडिशियल ओवर रीच होता है, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अंडर आर्टिकल 235 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी हाई कोर्ट्स हैं वो जो है जो भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए और ये हो गए, तो हाई कोर्ट का कंट्रोल जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे रहता है, जहाँ पे वो दिखाता है कि इफेक्टिव मैकेनिज्म है कि हमारा जो है अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हो पाए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ज़्यादातर मोर ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट का हाथ होता है। तो हाई कोर्ट जो है कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, अब नीड क्या है हमारे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की? पहली चीज़ कि हमारा जो सिटीजन्स का फेथ है और ट्रस्ट है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे वो बढ़ना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जुडिशरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए राइट मांग सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको फेथ और ट्रस्ट जनरेट करना है सिटीजन्स में, तो आपका अकाउंटेबल होना बनता है। दूसरी चीज़, लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं बैठा है, वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले रहा है, अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अदर कोर्ट्स जो है वो अकाउंटेबल होने चाहिए। इसलिए दूसरी चीज़, पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए केसेस की, और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी जो है हमारी जो जजमेंट आ रही है उसकी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अब नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज विद द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला है कलेजियम सिस्टम। तो आपको पता है हम जजेस को जो अपॉइंट करते हैं वो कलेजियम सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी हमारे जजेस हैं, जिसको भी अपॉइंट करें, फॉर एग्जाम्पल एक जज है, उन्होंने अपने बच्चे को भी जज की तैयारी करवाई है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपॉइंट किसको करेंगे, अपने ही बेटे को करेंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं नेपोटिज्म इंक्रीज हो जाता है। तो कलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे चेक्स और बैलेंसेस जो है वो हमारा वॉयलेट होता है। दूसरी चीज़, कंडक्ट ऑफ द जजेस जो है खुद ही इंडल्ज होते हैं कभी ना कभी करप्शन में पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, तो वो कंडक्ट ऑफ जजेस भी इशूज़ है। इन हाउस फंक्शनिंग की अगर बात करें तो जो भी जुडिशरी एलोकेट करती है केसेस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन, वो सब इनफॉर्मल है और इनएफिशिएंट है। आपको पता होगा जो जुडिशियल
केसेस एलोकेट करती है वो उन्हीं जजेस को करती है जिनको वो बहुत अच्छे से जानती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की बात करें तो जुडिशरी आपको पता है आरटीआई एक्ट के एम्बिट से बाहर है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। फिर है जुडिशियल ओवररीच, जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कहीं ना कहीं हमारे एनफोर्स करता है राइट ऑफ द पीपल को और सोसाइटी एट लार्ज। हाउएवर जुडिशियल ओवररीच की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कॉन्सेप्ट को उसको वायलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई थी जहाँ पे जुडिशरी के भी मेंबर मतलब मतलब इसको स्क्रैप किया गया, तो जुडिशियल ओवररीच भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है पेंडेंसी, ठीक है, तो पेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है केसेस की, जिसके कारण हमारा पब्लिक ट्रस्ट जो है इरोड होता है। तो दीज आर द 4-5 पॉइंट्स इशूज विद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो पहला है इन हाउस प्रोसीजर। ऑब्वियसली इन हाउस प्रोसीजर फॉर्म किया है जहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे एलिगेशन है, मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्ट है जजेस मतलब मतलब जो भी हमारे जजेस हैं उनके डिसीजन में, तो उनको इंक्वायर किया जा सकता है। फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 का, ये हमको इसके अंदर जो है हमको ये बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कैसे लाया जाए, और हमको एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट सेटअप किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स जो है हाई कोर्ट के जजेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाए। फिर जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल आया 2020 का, जहाँ पे जजेस जो हैं वो खुद का एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे जुडिशियल स्टैंडर्ड में, ठीक है, और उन्होंने ये भी जो रिमूवल होता है जजेस का उसके प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस किया है। फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे लिम्स जो है एक मोबाइल वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्विस है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी केसेस हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अब व्हाट आर द कंक्लूजन, ऑब्वियसली हमको फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए हमारे जजेस के लिए, जो कि हमको पुट इन प्लेस करना है, जिसके कारण, और वो लॉ के थ्रू चाहिए ताकि वो एनफोर्सेबल हो सके। ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट जो है हमको फंक्शनिंग जो भी हमारे अकाउंट जुडिशरी की चीज़ें हैं उनके लिए पब्लिश करनी चाहिए, एज जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट ने किया है। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब यही होता है कि जुडिशरी जो है किसी भी अदर ऑर्गन जो है हमारे गवर्नमेंट के उस पर डिपेंडेंट ना हो। तो एब्सेंस ऑफ जुडिशरी डिपेंडेंस ऑन एनी अदर ऑर्गन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे हमारी जुडिशरी डिपेंड ना हो, तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द पावर ऑफ जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इम्पार्शियलिटी एंड ऑनेस्टली। प्रोविजन जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है, उनका डिस्कशन जो है कंडक्ट ऑफ जजेस में नहीं होगा पार्लियामेंट में, और प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम बात करें जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, दोनों टर्म इंटर रिलेटेड है। अगर ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो वो अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज कर देगी। कैसे कि जुडिशरी जो है पूरी तरह अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो किसके लिए क्या जजमेंट दे रहा है या किसके लिए क्या नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ही घर की या फिर किसी के घर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फादर इज़ अ जुडिशरी, मम्मी इज़ एन एग्जीक्यूटिव एंड चिल्ड्रंस आर लेजिस्लेचर, ठीक है, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल जो पापा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फादर बिल्कुल वो नहीं करेंगे, उनको मतलब हम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी फिक्र ही क्यों करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी उनकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट पूरी तरह हो जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस कर देंगे। सो हमको क्या ज़रूरत है, हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जुडिशरी अकाउंटेबल में और जुडिशरी इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है फ्रॉम इलेक्शन, जैसे कि जजेस का रिमूवल जो होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, जब वो अपील को वो करते हैं, और रिवीजन और रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। नाउ लेट अस रिवाइज। सो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट ने, ये न्यूज़ में क्या है कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने अभी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है इसके लिए। अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्टैंडर्ड है उनके लिए जो है हमारी जुडिशरी पर्सनली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो उनके बिहेवियर के लिए। फिर आर्टिकल 235 पढ़ा, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे जो है कंट्रोल कर सकता है थ्रू दिस मैकेनिज्म, जिसके कारण हमारी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे पहला है कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे जजेस जो है
अपने ही बच्चों को बढ़ाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म, उससे इंक्रीज होता है। दूसरी चीज़ है पेंडेंसी। पेंडेंसी के कारण क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है। कंडक्ट ऑफ जजेस की बात करें तो जैसे कि करप्शन केसेस बहुत ज़्यादा सुने होंगे तो वो भी बढ़ता है। ओवर रीच भी होता है जिसके कारण हमारा सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट होता है, और इन हाउस मैकेनिज्म जो है, जो भी एलोकेशन ऑफ केसेस जो किए जाते हैं वो भी हमारा सही से नहीं होता। तो दीज आर द इशूज़। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्टेप्स। तो इन हाउस प्रोसीजर करना चाहिए जहाँ पे हमको सेपरेट एक वो बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमको रहनी चाहिए। फिर डिजिटलाइज करना चाहिए थ्रू लिम्स, जो भी हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम आया है, और प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, जो भी अपॉइंटमेंट है उसके लिए अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी हमको सही करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। नाउ लेट्स कम टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जेक्ट किया है जो भी फ्रीवियस, मतलब जो भी फेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशंस फाइल होते हैं उनके ऊपर वो पेनल्टीज इम्पोज करेंगे जो भी लग्जरी लिटिगेशन के लिए फाइल किया जाता है। पेनल्टीज ऑन पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लग्जरी लिटिगेशन। ओके, तो उसके लिए ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो बैकग्राउंड है वो पढ़ते हैं। 1976 में PIL कॉन्सेप्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, जस्टिस कृष्ण अय्यर इन मुंबई कामागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस, उसमें जो है PIL इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन से उनको ग्रांट किया गया कि वो रिट पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। अब आपको रिट पिटीशन पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का राइट है और हाई कोर्ट का है। तो हाई कोर्ट 226 के अंदर कर सकते हैं, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज अंडर आर्टिकल 32 के अंदर फाइल कर सकते हैं। ओके, फिर 1979 में फर्स्ट एवर PIL रिपोर्ट की गई अंडर कौन, हसीनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, जो कि इनह्यूमन कंडीशन जो थे प्रिजनर्स, जो भी प्रिजनर्स में रहते थे, प्रिजन्स में रहते थे, उनके लिए इनह्यूमन कंडीशन होती थी, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, तो इसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1981 में न्यू पीरियड्स ऑफ PIL मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि किसने स्टार्ट किया, PN भगवती इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब जो जस्टिस भगवती थे हैज़ बिन कॉल्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जस्टिस भगवती कौन है, जस्टिस भगवती को क्या बोला जाता है, तो जस्टिस भगवती जो है वो हमारे फादर ऑफ PIL है। याद रखिएगा, ये नॉर्मल एग्जाम्स में यूज़ होता है, नॉर्मल एग्जाम्स में आप पूछा जाता है, तो जस्टिस भगवती को हमारे फादर ऑफ PIL बोला जाता है इंडिया में। अब अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इट्स सिग्निफिकेंस की बात करें तो PIL जो है इसका मतलब यही है कि जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी हमारी इक्वालिटी है, जो भी हमारे पब्लिक कंसर्न्स हैं, उनको जो भी पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कम करने के लिए PIL जो है वो फाइल किया जाता है, और ये जो है लॉ का यूज़ करके फाइल किया जाता है। अब एक्सप्रेशन जो है PIL का दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन जूरिप्रूडेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिकन USA से हमने PIL सिस्टम जो है हमने ब्रॉड किया है। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से ब्रॉड किया है, तो PIL कहाँ से ब्रॉड किया है, अमेरिकन जूरिप्रूडेंस है। अब PIL जो है वो बेस्ड है अंडर आर्टिकल 39A, जो कि हमारा क्या है, DPSP है, जहाँ पे हमको स्टेट को सिक्योर करना है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे और डिस्क्रिमिनेशन ना करे कास्ट, रिलीजन और क्रीड बेसिस पे। अब PIL जो है ये किसको पावर दी गई है, पब्लिक को पावर दी गई है बाय अ कोर्ट। ठीक है, PIL इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाय द कोर्ट। कोर्ट ने पावर दिया है पब्लिक को कि आप जो है PIL फाइल कर सकते हैं, उसके लिए हम डिसीजंस लेंगे। अब पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो हैं वो अराइज हो सकते हैं फ्रॉम बोथ पब्लिक और प्राइवेट लॉ मैटर्स। तो कुछ मैटर्स जो हैं वो PIL के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, फूड एडल्ट्रेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर हो गया। और PIL जो है किसी भी हाई कोर्ट और डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा PIL हाई कोर्ट में भी फाइल, किसी भी हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाना है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली PIL जो है फाइल कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। अब PIL जो है कैन बी, कौन फाइल कर सकता है, तो कौन फाइल कर सकता है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PIL कोई भी सिटीजन जो है वो फाइल, सिटीजन और जो भी हमारे पिटिशनर्स हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है PIL फाइल कर सकते हैं। ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पर्सन, जिस पर्सन को प्रॉब्लम हुई है वही पीआईएल फाइल करे। कोई भी पिटिशनर जो है वो फाइल कर सकता है उन पर्सन के बिहाफ में पीआईएल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ कंडीशंस विद कंडीशन दैट इट शुड बी नॉट फाइल्ड विथ पर्सनल एजेंडा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है, बट उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, तभी वो पीआईएल फाइल कर सकते हैं। कोर्ट जो है खुद भी मैटर जो है वो ले सकता है अपने अंदर कि वो अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है तो कोर्ट भी फाइल कर सकता है। कोर्ट खुद ही अपने हिसाब से पीआईएल फाइल कर सकता है और एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है कि वो केस को हैंडल करे। तो याद रखिएगा, पीआईएल जो है मेनली, पीआईएल का मतलब यही है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको फाइल करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली जो है आप सिर्फ पर्सनल एजेंडा के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, तो इसलिए आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोर्ट खुद भी कर सकता है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है रिलेटेड टू पीआईएल अगर बात करें तो सबसे पहला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। तो कोई भी मेंबर जो है पब्लिक और एनजीओ का, अगर वो बोनाफाइड एक्ट कर रहा है, वो रिट जुरिडिक्शन जो है इन्वोक कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226 और 32। और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं पर्सन के, अगर वो वॉयलेट हुए हैं उसके अगेंस्ट जो है रिड्रेसल मांग सकता है। फिर आते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में पीआईएल लाई गई अगेंस्ट द गंगा वाटर पोल्यूशन। तो गंगा वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो है पीआईएल फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे पिटिशनर्स को बोला, ऑल दो ये नॉट अ रिपेरियन ऑनर एंटाइटल टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन एज ही इज पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज द पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल यूजिंग गंगा। तो इसलिए उन्होंने पीआईएल को वो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं गंगा वो इसलिए कि नहीं कि ऑनर का ये रिपेरियन मतलब ऑनर जो है वो खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं फाइल किया, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए फाइल किया, तो इसलिए जो है वो पीआईएल ली गई। फिर विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि सेक्सुअल हैरासमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 14, 15, 21। फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस ओआरएस वर्सेस एमएस देवकाला कंसल्टेंसी सर्विस एंड ओआरएस 2004। तो इन एन अप्रोप्रिएट केस जहाँ पे पिटिशनर्स जो है वो कोर्ट में मूव किए, कोर्ट गए इन हर प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए फॉर रिड्रेसल ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस। तो कोर्ट इन फर्दर एरेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रीट इट इज़ अ नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अ प्राइवेट इंटरेस्ट केस कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक इंटरेस्ट केस, कभी कभार ऐसा होता है। ओके, so these are the Supreme Court landmark judgment. Now let's come to issues with the public interest litigation. तो issues क्या है? Obviously process of law जो है abuse होता है। ओवर द ईयर्स अगर बात करें तो पीआईएल जो है वो पब्लिसिटी के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, कि पीआईएल जो है फाइल करेंगे प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ओनियन के प्राइसेस बढ़ गए तो पीआईएल उसके अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है। तो प्रोसेस जो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ का प्रोसेस है वो एब्यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ एनक्रोचमेंट ऑन जुडिशियल टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है राइज हो रहे हैं। अगर फ्रिवलेस पीआईएल जो है फाइल होंगे तो नंबर ऑफ केसेस भी राइज होंगे। स्टॉलिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, तो कहीं ना कहीं पीआईएल यूज़ किया जा रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को डिले करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो पीआईएल फाइल की गई थी पुरी जगन्नाथ टेम्पल के प्रेमाइसेस में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके अगेंस्ट फाइल की गई थी। फिर दूसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो वॉयलेट करता है। क्रेडिबिलिटी जो है पीआईएल प्रोसेस की कहीं ना कहीं हमारे ये इफेक्ट करती है, जुडिशरी को मोर पावर देती है कि वो ज़्यादा एक्शन ले, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैन ऑन लिक्विड सेल्स ऑन हाईवे। ओके, so these are the issues with public interest litigation. Now let's come to what are the significance of PIL. तो सबसे पहले सोशल जस्टिस बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी में बहुत माइनॉरिटी सेक्शंस हैं जिसके कारण जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो वो सोशल जस्टिस बढ़ाएगा। जुडिशियल प्रोसेस को मोर डेमोक्रेटिक बनाएगा। इम्प्लीमेंट करेंगे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे पब्लिक अथॉरिटीज़ में। रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेंगे और बेटर इन्जॉयमेंट होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ओके, तो दीज आर द इशूज़। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, तो सबसे पहले है प्योरिटी को प्रिजर्व करना, सैंटिटी जो है हमारे पीआईएल की उनको प्रिजर्व करना। इन स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल डायरेक्शन दिए कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनको हेल्प किया जाए जेन्युइन पीआईएल पिटीशन लेने के लिए। फिर एडहेयर टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमको उसको एडहेयर करना है कि वो हमारा वॉयलेट ना हो। टाइमली डिस्पोजल करना है हमारे केसेस का। और पेनल्टीज़ जो है जो पीआईएल फाइल करते हैं लॉयर्स सिटीजन जो है बिना
रिसर्च के फाइल करते हैं उनको रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है और उनको पेनलाइज किया जाए अगर बिना रिसर्च के वो फाइल कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है PIL फाइल करने के लिए। सबसे पहले पिटीशन को इंश्योर करना है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहा हो, ठीक है, ये नहीं कि अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहा हो। दूसरी चीज़ है कि इंश्योर करना है कि कोई भी पर्सनल गेन ना हो, प्राइवेट मोटिव ना हो, और इंश्योर करना है कि इसका एम जो है वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में हो। फिर पांचवी चीज़ है कि हमारे जो करेक्टनेस है कंटेंट का उसको चेक करना है और वेरीफाई करना है जो भी क्रेडेंशियल्स है पिटिशनर्स के बिफोर एंटरटेनिंग द प्ली। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है PIL से रिलेटेड यही है। ओके, सो PIL है क्या, PIL कौन फॉलो कर सकता है, PIL आया कौन, PIL के फादर कौन है? तो जस्टिस भगवती जो है वो हमारे फादर ऑफ PIL है। PIL जो है हमने अमेरिकन USA से लिया है। तो PIL इसलिए है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फॉलो कर जाए। आर्टिकल 39A के अंदर PIL जो है हमारा उसी पे बेस्ड है, बनाया गया है। PIL फाइल कौन कर सकता है? PIL कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल कर सकता है, और कोर्ट जो है खुद भी ले सकता है। और PIL जो है किसी भी हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और किसी भी मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। फिर हमने इशूज़ देखे। इशूज़ क्या क्या है? ऑब्वियसली प्रोसेस ऑफ लॉ एब्यूज़ होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मतलब जैसे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारी हैम्पर होती हैं। फॉर एग्जांपल जगन्नाथपुरी वाला पेंडेंसी इंक्रीज़ होता है और सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा वॉयलेट होता है। तो दीज आर द PIL के इशूज़, PIL का वे फॉरवर्ड एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। नाउ लेट्स कम टू हेट स्पीच, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़ में क्यों है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उन्होंने अभी रिपोर्ट किया है कि 500% केसेस जो हैं वो हाई हुए हैं, मतलब बढ़ गए हैं हेट स्पीच के अंदर इन 7 ईयर्स। अब हेट स्पीच क्या होता है? तो हेट स्पीच की अगर बात करें तो हेट स्पीच किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है इंडिया में, और कोई भी इंटरनेशनल लॉ भी हेट स्पीच को डिफाइन नहीं करता है। इंस्टीड अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो बोलते हैं कि अगर किसी भी लॉ का कॉल्स फॉर द प्रोहिबिशन बाय लॉ ऑफ एडवोकेसी ऑफ हेट्रेड दैट कॉन्स्टिट्यूट इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। तो मतलब उनका यही है कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में किसी भी चीज़ में हॉस्टिलिटी या डिस्क्रिमिनेट करते हैं या वॉयलेंस क्रिएट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड हेट स्पीच। अब हेट स्पीच को कन्वे किया जा सकता है अगर हम बात करें तो अगर कोई भी इंप्रेशन फॉर एग्जांपल या आप इमेज के थ्रू दे रहे हो या आप वर्ड्स के थ्रू दे रहे हो, कार्टून बना के दे रहे हो, ऑब्जेक्ट, गेस्चर, सिम्बल्स, भले ऑफलाइन या ऑनलाइन दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो हेट स्पीच हमारे जो है किसी ग्रुप के अगेंस्ट होता है, वॉयलेट क्रिएट करता है पब्लिक में, ठीक है, इंसल्ट करता है पब्लिक को, हैरेसिंग करता है, तो दैट इज टर्म इज नोन एज हेट स्पीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कम्युनिटी है, लेट्स से आपने किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी बोल दिया और वो कम्युनिटी भड़क पड़ी, मतलब पूरी जगह पब्लिक ऑर्डर जो है हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच कहलाता है। अब लेजिस्लेशन अगर बात करें हेट स्पीच के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर सिटीजन को राइट देते हैं कि आप स्पीच और एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम है आपको, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप बोलें कि पब्लिक हमारा ऑर्डर जो है वो हमारा वॉयलेट हो। तो इसके में इसी आर्टिकल के अंदर फिर उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं फॉर प्रिजर्विंग पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। फिर इंडियन पीनल कोड 1860 जो है वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस जो है जैसे कि 153A हो गया, 153B हो गया, 298 हो गया, एक्सेट्रा। इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर वो बहुत सारे हेट स्पीच और वर्ड से डील करता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो सेक्शन 8 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सन को डिस्क्वालीफाई करता है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अगर उन्होंने कोई ना कोई एक्ट के थ्रू मतलब कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो है गलत यूज़ किया है तो उसमें जो है उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 सेक्शन 7 जो है वो पिनलाइज करता है इंसाइटमेंट और एनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसीजर जो हमारे हेट स्पीच के अराउंड घूमते हैं। अब इशूज़ क्या है हेट स्पीच का? तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वॉयलेंस को स्प्रेड करता है। हेट स्पीच कहीं ना कहीं हमारे सोशल कोहेशन, सोशल जो हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद और ज़्यादा जो है हेट स्पीच के केसेस जो है राइज हो रहे हैं। इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए, नेशनल, एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गए, वो टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं हेट स्पीच के, ठीक है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। इम्पैक्ट
सोशल हार्मनी एंड डेमोक्रेसी हमने बता दिया, और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। अब व्हाट आर द चैलेंजेस इन काउंटरिंग हेट स्पीच, काउंटर करने के हेट स्पीच को अगर हम काउंटर करना है तो क्या क्या चैलेंजेस, तो ऑब्वियसली हेट स्पीच को अगर हम काउंटर करना है तो हम कैसे किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बंद करवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैश होता है विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कर्ब डिसेंट, ऑब्वियसली आप किसी भी गवर्नमेंट को कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपका ओपिनियन है बोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिसेंट को भी कर्व करते हैं, क्रिटिसिज्म को भी कर्व करते हैं। कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हमारे हेट स्पीच के लिए, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमको एक सेपरेट ऑफेंस जो है आईपीसी के अंदर बनाना चाहिए कि हमारे जो हेट स्पीच है उनको क्रिमिनलाइज कर सकें इंस्टीड ऑफ बीइंग सब में सब्ज्यूम्ड करना। रेगुलेटरी मेजर्स बनाने चाहिए, लॉ अडॉप्ट करना चाहिए कि हमको जो हेटरेट बढ़ा रहे हैं, वायलेंस क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमको एक लॉ बनाना चाहिए जिसके कारण हम उनको पनिश कर पाए, जिसके थ्रू हम उनको पनिश कर पाए। ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए हेट स्पीच केसेस के लिए। ठीक है, इट शिफ्ट फ्रॉम फोकस फ्रॉम कोर्ट सेंटर फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो है मीडिएशन के थ्रू कर पाए, नेगोशिएशन के थ्रू। नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस हेट स्पीच, जैसे कि रिलीजियस हेट को इन्वॉल्व करना चाहिए टू बिल्ड एम्पैथी, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करना चाहिए, और ह्यूमन राइट एजुकेशन जो है उसको मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी है कि हमारा जो हेट स्पीच है उसको हम कर्व कर सकें। ओके, सो दिस इज़ द हेट स्पीच। नाउ लेट्स कम टू द रिवाइज इट। तो अभी क्या हुआ है, एनसीआरबी के केसेस में 500% राइज हुए हैं केसेस में। हेट स्पीच होता क्या है, किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी डिफाइन नहीं है। हेट स्पीच जो है वो एक ब्रॉडली टर्म है जो कि आप किसी भी गलत वर्ड यूज़ करके, गलत लिख के, गलत बना के, किसी भी गलत पेंटिंग करके आप कहीं ना कहीं किसी भी पब्लिक ऑर्डर में मतलब किसी भी सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, या किसी भी पीपल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हेट स्पीच। फिर हमने लेजिस्लेशंस पढ़े, व्हाट आर द इशूज़, क्रिएट करता है, सोशल हार्मोनी हमारी खराब होती है, रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ जाता है, बट लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। अब चैलेंजेस क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे क्लैश होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ, डिसेंट को कर्ब करता है और कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है। फिर हमने वे फॉरवर्ड पढ़ा, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, रेगुलेटरी मेजर्स क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लिया जा सकता है, और नॉन लीगल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन हेट स्पीच अगर बात करें तो प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो पिटिशनर्स ने फाउंड किया कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे हेट स्पीच से रिलेटेड, हेट स्पीच से रिलेटेड, वो इनएडुकेट है, और स्टेट को जो है एक स्ट्रिक्टर रेगुलेशन बनाना चाहिए हेट स्पीच को कर्व करने के लिए। ठीक है, बट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है उनके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम हेट स्पीच को कर्व कर सकते हैं। फिर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू हैव टू रिमेंबर इट। इशूज़ रेज किए गए सेक्शन 66A जो था IT एक्ट का, उसके अंडर वहाँ पे उन्होंने बोला कि फ्रीडम जो राइट है हमारे फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जहाँ पे कोर्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट। और उन्होंने बोला कि जो डिस्कशन है, एडवोकेसी है, वो हमारा एसेंस है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का, बट इंसाइटमेंट हमारा एसेंस नहीं है। तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट केस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो इंटरनेट शटडाउन आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट शटडाउन जो है अभी कोविड के टाइम जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी बोला है, कंट्रीज़ को बोला है कि आप जो है इंटरनेट शटडाउन जो भी आप इम्पोज कर रहे हैं कंट्री अपने सिटीजन्स के ऊपर, उनको कट डाउन करिए, और वार्निंग ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट जो होता है इंटरनेट शटडाउन का, UN रिपोर्ट के हिसाब से क्या होता है, बहुत सारी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है सारे सेक्टर्स की वो डिस्टर्ब होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग, एजुकेशन जो है, आउटकम्स जो है वो डिक्रीज़ होते हैं, कम्युनिकेशन डिलेज होती हैं। ठीक है, विमेन और गर्ल्स का जो इफेक्टिव जो भी हमारा प्रोटेक्शन है वो भी हमारा डिक्रीज़ होता है, बिकॉज आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप किसी को, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं प्रॉब्लम में हैं, आपका मैसेज नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम होती है। फिर मेंटल ट्रॉमा भी कहीं ना कहीं कॉज करता है, क्योंकि लोग जो है लव्ड वन से दूर हो जाते हैं, तो जिसके कारण वो भी होता है। अब की रिकमेंडेशन क्या है रिपोर्ट की, स्टेट के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया है कि स्टेट जो है वो फुल रेंज ऑफ इंटरनेट शटडाउन नहीं करना है, उनको कुछ चीज़ों में इंटरनेट शटडाउन करना है, जैसे कि
अगर एम्बिगुअस और पब्लिकली अवेलेबल लॉ है तभी करना है, लेजिटिमेट एम रिसीव करना है तब करना है, प्रोपोर्शनल टू लेजिटिमेट एम, ठीक है। फिर कंपनीज़ के लिए बोला है कि इंगेजमेंट और कोलैबोरेशन जो है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बढ़ाइए ताकि हमारा कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन कम हो। और डेवलपमेंटल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला है कि जो इंटरनेट जो है शट डाउन करते हो उसका रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉपरेशन प्रोग्राम्स को भी ख़राब कर रहा है। और सिविल सोसाइटी के लिए बोला है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बढ़ाने हैं कि हमारा जो इंटरनेट शटडाउन है उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट और स्टडी कर सके। फिर इंटरनेट शटडाउन रिलेटेड प्रोविजंस अगर इंडिया में बताएं तो करेंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो गवर्न किया जाता है बाई टेलीकॉम सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अंदर अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। और 2017 रूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप टेम्परेरी शटडाउन कर सकते हैं टेलीकॉम सर्विसेज का इन द ग्राउंड ऑफ अगर पब्लिक इमरजेंसी है फॉर 15 डेज, ठीक है। 15 डेज के लिए एक बार के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए ही आप इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इंटरनेट शटडाउन। नाउ लेट्स कम टू इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग। तो इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग की अगर बात करें तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है अभी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लिखा है कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसकी मीटिंग जो है वो एक साल में 3 बार होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला है और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि बिल्स जो है नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड वो प्लेस करने चाहिए बिफोर द काउंसिल बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। उन्होंने बोला है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। अब इंटर स्टेट काउंसिल है क्या, तो ये 263 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जब भी उनको लगेगा कि ज़रूरत है इसकी तो वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है अपने मन से भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1988 में सरकारिया कमीशन ने सजेस्ट किया था कि काउंसिल को इस्टेब्लिश करना है एज अ परमानेंट बॉडी और 1990 में वो एग्जिस्टेंस में आ गई। अब कोर्ट काउंसिल के अंदर कौन से मेंबर होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उन यूटीज़ के जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, 6 मिनिस्टर होंगे कैबिनेट रैंक के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, और 10 यूनियन मिनिस्टर होंगे परमानेंट इन्वाइटीज। और व्हाट आर द फंक्शन, ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट हो रहे हैं स्टेट के बीच में उनको इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कशन करना 2 स्टेट और 2 यूनियन, मतलब 2 स्टेट और 1 यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी उनका कॉमन इंटरेस्ट है उसमें, और रिकमेंड करना बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी और एक्शन। और ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल जो है अभी एक बार मिलते हैं लास्ट, मतलब अभी तक अगर बात करें तो लास्ट 6 ईयर्स में वो एक ही बार मिले हैं एंड 11 टाइम्स सिंस जब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ओके, सो दिस इज द इंटर स्टेट काउंसिल। नाउ लेट्स कम टू राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट्स। तो राज्यसभा आपको पता है, लोकसभा जो है हमारी परमानेंट बॉडी नहीं है, बट राज्यसभा हमारी परमानेंट हाउस है और वो डिसॉल्व नहीं होती। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें राज्यसभा की वो फिक्स्ड है, 250 होनी चाहिए। प्रेजेंटली अगर बात करें तो 245 है, जहाँ पे 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए स्टेट्स के, बट अभी कितने हैं 233 है। और यूटी जो है, यूटी के जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। टर्म जो है राज्यसभा का क्या होता है, 6 ईयर्स होता है। ओके, अब राज्यसभा के इलेक्शन की बात करें तो 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर होंगे हर दूसरे साल जो है 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट के राज्यसभा के वो इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबलीज के जो भी मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को अंडर आर्टिकल 80। सीट्स जो है एलोकेट होती हैं जो भी राज्यसभा के मेंबर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। अब इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। आपको पता होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहाँ पे इलेक्टर्स जो है बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वोट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड में हम इनको रखना चाहेंगे, थर्ड में इनको रखना चाहेंगे, तो ऐसे होता है। राज्यसभा का जो पोल होता है, इलेक्शन होता है, वो ओपन बैलेट सिस्टम से होता है, ठीक है, बट लिमिटेशंस होती है ओपननेस पे। टू चेक क्यों होता है ओपन बैलेट, कि हम क्रॉस वोटिंग जो है वो चेक कर सकें। हर पार्टी जो एमएलए जो है वो अपना बैलेट में मार्क करता है 2 पार्टी ऑथराइज्ड एजेंट शोइंग अ मार्क्ड बैलेट टू एनीवन अदर देन
one's own party authorized agent will be rendered invalid। अगर आपके खुद के पार्टी के एजेंट के अलावा आपने किसी को शो कर दिया है अपना बैलेट तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और नोटा ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है राज्यसभा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटा जो हमारा नन ऑफ द अबव ऑप्शन है वो एप्लीकेबल राज्यसभा के वोट्स के लिए नहीं है। ऑल्सो नॉन वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी आगे है, मैं वो उसको भी पढ़ाऊंगी। अदर फैक्ट्स अगर बात करें राज्यसभा की तो अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 जो भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनमें स्पेशल नॉलेज का और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इन मैटर्स रिलेटेड टू लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट। और फोर्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है कि एलोकेशन जो है सीट्स का, राज्यसभा के सीट्स का स्टेट्स और यूटीज़ के लिए उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। Okay, so this is the Rajya Sabha election. Now let's come to registered unrecognized political parties. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये न्यूज़ में इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी डिलीट किया है 111 नॉन एग्जिस्टेंस पार्टीज फ्रॉम द लिस्टेड ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स। तो अभी क्या है, अगर हम बात करें तो 111 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस बनी थी पार्टी। तो उनको अभी कहीं ना कहीं वो वॉयलेट कर रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसलिए जो है उन्होंने डिलीट कर दिया। तो एज पर एडीआर रिपोर्ट की अगर बात करें तो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट वो पब्लिश करती है। ओनली अबाउट 8.23% जो है रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और एनुअल कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो है ओनली अबाउट 5.72% जो है एप्लीकेबल है पब्लिक डोमेन में। ये नोट किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो डी रजिस्टर करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पर डी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये रिफॉर्म स्टिल पेंडिंग है हमारे गवर्नमेंट में। हाउएवर ये जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो है, मैंडेटरी कंप्लाइंस जो है पार्टीज़ से, वो जो है इलेक्शन कमीशन ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक्शन इनिशिएट किया है अगेंस्ट सेवरल रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A एंड 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फॉर क्लेमिंग, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं विदाउट फाइलिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करके फिर भी टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये एक्शन इनिशिएट किया गया है। अब इश्यूज़ क्या है, तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पेपर में तो एग्जिस्ट करती हैं, बट वो अपना जो मतलब ओनली ऑन पेपर, वो कहीं और जगह डिलीवर नहीं करती हैं, मिसयूज़ करती हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। ठीक है, ऑन डोनेशन गिवन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्यू रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपेरिटी में इन्वॉल्व है, और कुछ जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं वो कलेक्ट करती हैं डोनेशन एंड यूजिंग देम फॉर अदर पर्पज़। ठीक है, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं। तो ये भी हमारे इशूज़ हैं। तो दिस इज़ द रजिस्टर्ड unrecognized political parties. Now let's come to National E-Vidhan application, NEVA. सॉरी, तो नेवा सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है टू मेक ऑल द वर्क और डेटा रिलेटेड टू जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के रिलेटेड डेटा है, उनका वर्क है, वो अवेलेबल हो ऑनलाइन, जो कि हमारे सिटीजन्स, हमारे मेंबर जो है असेंबलीज़ के, वो यूज़ कर पाए। अब ई विधान जो है वो उसको रीडिज़ाइन करके नेवा बनाया गया था। पहले क्या था, ई विधान पोर्टल था, बट अभी नेवा कर दिया, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है इसकी नोडल एजेंसी है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है। नेवा का एम यही है कि सारे जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे कंट्री के एक साथ लाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाए, जिसके कारण हमारा जो डेटा है वो बहुत अच्छे से शो हो पाए सिटीजन्स को और मेंबर्स जो है असेंबली को, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड वो स्ट्रीमलाइन हो पाए और हमारा प्रोसेस जो है वो एनहांस हो पाए। ठीक है, तो पेपर का जो वर्क है वो रिड्यूस हो पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड नेवा। पहले ई विधान था, अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हो गया है। फिर आते कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करेंगे, कि पीपल को बार करेंगे, मतलब पीपल को वो बोलेंगे कि एक सीट से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन सीट से ज़्यादा आप कहीं से इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सीट के लिए आप कंटेस्ट कर सकते हैं। एज एन ऑल्टरनेटिव हेफ्टी फाइन शुड बी इम्पोज्ड ऑन दोज वैकेटिंग वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज फोर्सिंग अ बाईपोल। अब दिनेश गोस्वामी कमेटी लॉ
कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उन्होंने रिकमेंडेशन में इंक्लूड किया था कि कंटेस्टेंट को जो है 1 सीट के लिए ही रिस्ट्रिक्ट करिए, ना कि वो 4 सीट्स के लिए लड़े। एज पर सेक्शन 33 क्लॉज 7 RPA एक्ट के अंदर अगर बोला गया है, अगर बात करें तो कोई भी एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ सकता है। याद रखिएगा, RPA एक्ट में बोला है कि कोई भी एक कैंडिडेट मैक्सिमम सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या है प्रेजेंट प्रोविजन में? इनकन्सिस्टेंसीज इन RPA। तो सेक्शन 70 जो है RPA का, वो बार करता है कैंडिडेट को, वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा के लिए नहीं लड़ सकते। मीनिंग दैट अगर कैंडिडेट जो है वो दोनों में जीत जाता है तो उसको कहीं ना कहीं लीगली 1 सीट वैकेट करनी पड़ेगी इन फेवर ऑफ अदर। ओके, तो इरेगुलरिटीज़ है। दूसरी चीज़ है स्ट्रेन ऑफ पब्लिक एक्सचेकर इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर बात करें इन विच जहाँ पे वो सीट वैकेट करते हैं तो वहाँ पे बाई इलेक्शन हेल्ड होते हैं इमीडिएटली। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वोटर, इट फर्दर कॉजेज वोटर फटिग, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस पे वो इंटरेस्ट लूज करते हैं। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की इन सब इशूज़ से डील करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम 1 मल्टीपल सीट्स। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पॉलिटिकल क्राइसिस, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है महाराष्ट्र में, वो डिस्कशन रेज कर दिए हैं ओवर लीगैलिटीज़ ऑफ इलेक्टेड MLAs स्विचिंग पार्टीज़। आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10 शेड्यूल में आता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ये इंक्लूड किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यही है कि जो भी हमारे MLAs हैं उनको डिसक्वालीफाई करना अगर वो कहीं ना कहीं पार्टी मेंबरशिप की चीज़ों को वॉयलेट कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन, वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही डिटरमाइन करते हैं। अब ग्राउंड्स डिसक्वालिफिकेशन के क्या होते हैं? अगर मेंबर जो है फॉर एग्जांपल और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुआ है और वो मेंबर बना है, MPs बना है, तो अगर वो उनके अगेंस्ट वोट करता है या फिर उनके जो जिसमें वो वोट करते हैं उसमें नहीं करता विदाउट प्रायर परमिशन, तो वो जो है वो मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा। नॉमिनेटेड मेंबर को टाइम दिया जाता है 6 मंथ का, कि आप 6 मंथ के अंदर जो है किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वो 6 मंथ एक्सपायरी हो गया उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अंडर 10 शेड्यूल। अब एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर? तो लॉ जो है अलाउ करता है, इसके अंदर एक्सेप्शंस है कि कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो लॉ अलाउ करता है कि जो भी पार्टी मर्ज हो रही है 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 लेजिस्लेटर से, तो वो जो है पार्टी उसमें जो है उसमें जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और कोई भी पर्सन इलेक्ट हुआ है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर हुआ है लोकसभा का और चेयरमैन हुआ है राज्यसभा का, और उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है और फिर से अपनी पार्टी को रीजॉइन कर लिया है, तो वो भी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जस्टिस RA मेहता 2013 का केस, 2 जज बेंच जो है एपेक्स कोर्ट की, उन्होंने हेल्ड किया दैट इट इज़ अप टू अ गवर्नर नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू डिसॉल्व द असेंबली। फिर आर्टिकल 163 में गवर्नर को ये भी पावर है कि वो एड और एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस में ही वर्क करेगा, बट नॉट इन मैटर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट दे एक्ट एट डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन, कुछ गवर्नर को जो है कुछ पावर दी गई है डिस्क्रिशन में भी, कि वो जो है डिस्क्रिशन मतलब खुद से भी कुछ कुछ चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ लेट्स कम टू नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पब्लिक ग्रीवांसेस, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस पेंशन जो है मिनिस्ट्री, वो ये रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये स्टेट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो है UTs हैं उनको एक्सेस करती है कि उनका ई-गवर्नेंस डिलीवरी स्ट्रक्चर कैसा है। ये बायएनियल रिपोर्ट है, मतलब 1 साल में 2 बार आती है। ठीक है, और इम्प्रूव करती है मतलब बायएनियल मतलब 2 साल में 1 बार आती है, और डिलीवरी जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करती है। अब ई-गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि ICT इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सारे लेवल पे यूज़ करना है जहाँ पे सिटीजन्स जो है तक इंफॉर्मेशन पहुँच पाए। अब की हाईलाइट्स क्या क्या है? तो ऑब्वियसली कंट्री का जो ई-गवर्नेंस लैंडस्केप है वो इम्प्रूव हुआ है, ई सर्विस डिलीवरी इंक्रीज़ हुई है, इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज पोर्टल इंक्रीज़ हुए हैं, जो हमारे असेसमेंट पैरामीटर स्कोर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं।
अब ई सर्विस ऑफ फाइनेंस एंड लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटीज़ जो सर्विसेज हैं वो भी यूज हुई हैं ऑलमोस्ट। अगर बात करें तो केरला जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में बात करें तो मेघालय और नागालैंड जो है लीडिंग स्टेट है, और यूटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर जो है रैंक हाईएस्ट किया है। अब उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि मैंडेटरी हमको सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस पे फोकस करना है, एसडीजी गोल को अटेन करना है, एडॉप्शन करना है स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस। तो दीज आर द सम थिंग्स। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ओके, सो दिस इज द important point. So this is the end of polity section. I will start international relation tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. And आपको अगर लगता है कि इनसाइट का मुझे पीटी सेक्शन शुरू करना है या मेन सेक्शन शुरू करना है, क्योंकि उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो आई विल स्टार्ट विद दैट ऑल्सो. प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू. ओके, थैंक यू सो मच.